ओके जी, नेक्स्ट कम्स द कोआर्क्टेशन ऑफ अयोटा। ठीक है, यानी नाम से क्या पता चल रहा है, आर्च। कोआर्क्टेशन मतलब जो आर्च थी ना, ये देखो, ठीक है, उसमें क्या हो गया कि नैरोइंग सी आ गई है। ठीक है, अयोटा की जो आर्च थी उधर इधर नैरोइंग आ गई है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्री डक्टल भी हो सकती है, पोस्ट डक्टल भी हो सकती है। ठीक हो गया, और मोस्टली जो एमसीक्यू में पूछी जाती है वो पोस्ट डक्टल होती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ये इसमें एमसीक्यूज कौन कौन सा आता है। ठीक है, अयोटा की नैरोइंग होगी पता नियर द इंजर्शन ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक हो गया, जक्स्टाडक्टल। अच्छा, दिस इज एसोसिएटेड विद, अब एसोसिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एमसीक्यू में पूछी जाती है। बाइकस्पिड अयोटिक वाल्व, ठीक है, इसकी एक एसोसिएशन आ गई कि जिन जिन जगहों पे बाइकस्पिड अयोटिक वाल्व जब बनेगी ना तो तब ये होगा, राइट। उसके बाद आ जाता है दूसरा वाला टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हमें पता है एक्स नॉट होता है, और जो इट इज़ वन ऑफ अ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी, जिसमें बेसिकली एक जो है ना क्रोमोसोम मिसिंग होता है, तो एक्स नॉट इसमें होता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, उसके अलावा ये होता कि इसमें हाइपरटेंशन इन दी अपर एक्सट्रीमिटीज़, मतलब इसकी वजह से क्या होएगा कि जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ होंगी ना, नैरोइंग की वजह से ना, जो हमारे अपर लिम्स होते हैं ना, वहाँ पे बीपी ज़्यादा आ रहा होगा जब आप लोगे, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो है ना वो बीपी कम आ रहा होगा, जिसकी वजह से वो जो पाँव होते हैं ना वो ठंडे पड़ जाएंगे, और पल्सेस भी उसमें काफ़ी डिलेड और वीक आएंगी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकियो फेमरल डिले, यानी फेमरल वाले में डिले हो रहा है और ब्रेकियो वाले में ज़्यादा, इसमें कम। ठीक हो गया। विद एज आपके पास क्या होता है, जो हमारे इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती है ना वो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू कोलैटरल सर्कुलेशन। तो इसकी वजह से ये जो आर्टरीज होती है ना, ये फिर रिब्स को इरोड करना शुरू कर देती हैं, तो वो रिब्स में अंदर ना नॉचिंग अपीयरेंस आ जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉच्ड अपीयरेंस ऑन एक्सरे अगर आपको मिले तो वो भी आपके पास इसी की निशानी होती है, इसी का एक होता है कि ये आपको जो है ना कोआर्क्टेशन ऑफ अयोटा हुआ है, राइट। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या आ सकती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अल्टीमेटली हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इंक्रीज रिस्क हो सकता है सेरिब्रल हेमरेज का, क्योंकि ऊपर की तरफ अपर लिम में ज़्यादा है ना ब्लड का प्रेशर। ठीक है, सेम इज़ द केस हेड एंड नेक में भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से सेरिब्रल हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट बेरी एनीरिज्म के साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, आयोटा रप्चर भी कर सकता है, और इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी बंदे को हो सकता है। ठीक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने अंडरलाइन की हुई ना पर्पल से, दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। देन कम्स द परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यू बॉर्न। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास अभी भी नाम से पता चल रहा है कि अगर पल्मोनरी वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहे काफ़ी अरसे के लिए, ठीक है, बर्थ के बाद रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और उसमें ये होता है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना, उसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें एस्पिरेशन ऑफ मेकोनियम। ठीक है, अगर आपके पास बच्चा जो है ना मेकोनियम एस्पिरेट कर ले अपना। ठीक है, इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड में स्टेनिंग आ रही हो। ठीक है, इसके अलावा जो है ना न्यूनेटल नमोनिया हो। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की। ठीक है, इट विल लीड टू राइट टू लेफ्ट शंटिंग। ठीक है, थ्रू फोरामेन ओवेल एंड डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक हो गया, क्योंकि उधर तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है पल्मोनरी वेसल्स में, तो फिर वो हार्ट के अंदर ही जो है ना फोरामेन ओवेल के थ्रू शंटिंग हो जाएगी, और डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू भी शंटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, और साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ भी पेशेंट हो सकता है, जिसमें बच्चे की हार्ट रेट ज़्यादा हो सकता है, हार्ट रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो सकता है, टिकिपनिया, और साथ ब्लूइश डिस्कलरेशन साइनोसिस। ठीक है, और जो प्री डक्टल ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है ना वो हायर होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पोस्ट डक्टल। ठीक हो गया, और पल्सेस इसमें बराबर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कोआर्क्टेशन ऑफ अयोटा। ऊपर हमने पढ़ा था ना डिले आ रहा है पल्सेस में, यहाँ पे बराबर आ रही है, कोई डिले नहीं आ रहा। ऊपर बीपी चेक करोगे और नीचे चेक करोगे बराबर का आएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स की एसोसिएशन। ये भी एमसीक्यू वाइज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर जो है ना प्रीनेटली अल्कोहल एक्सपोजर हो जाए, यानी कि मदर अल्कोहल लेती हो, तो आपके पास फीटल अल्कोहल सिंड्रोम अगर हो जाए तो पेशेंट में कौन कौन से यानी बच्चे में डिफेक्ट आ सकते हैं, वीएसटी, पीडीए, एएसडी, टॉफ, ये तकरीबन सारे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कंजेनिटली अगर अम्मा में रुबेला हो तो क्या हो सकता है, तो बच्चे में पीडीए हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी ये भी मैं एक दफ़ा पहले बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, पीडीए के साथ वही पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस एंड सेप्टल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के साथ हमने अभी भी पीछे पढ़ा है कि एएसडी हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम के साथ, लेकिन वीएसडी भी हो सकता है। ठीक है, एवी सेप्टल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और एंडोकार्डियल कुशन के डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इन्फेंट ऑफ अ पेशेंट विद डायबिटीज़, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो जाए तो क्या होता है, तो ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स हो जाती है। ठीक है, शुगर जो है वो करा देती है अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक की अदला बदली पोजीशंस की। ठीक है, ट्रांसपोजिशन करा देती है, जो एक मेन याद रखने वाली है, बाकी भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि ये लिखी हुई है। अच्छा, लेकिन मेन मेन जो पहली पहली है ना वो आपने याद रखनी है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर भी साथ लिखी हुई है। देन कम्स मॉर्फन सिंड्रोम। मॉर्फन सिंड्रोम में जो है ना क्या होता है इसमें ना एमवीपी माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स और एयोटिक रीगर्ज।
ठीक है। ये दोनों आपने मेन याद रखने हैं, ठीक है। बाकी ये कि थोरेसिक अयोर्टिक एन्यूरिज्म के साथ भी एसोसिएशन है और डाइसेक्शन के साथ भी इसका एसोसिएशन है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है वैसे। अच्छा, देन कम्स लिथियम का एक्सपोजर। हमने पढ़ा है कि एब्स्टीन एनॉमली होती है, पहले पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर में। देन टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ऊपर हमने पढ़ा ना, कोऑक्टेशन ऑफ अयोर्टा के साथ एसोसिएटेड और बाइकस्पिड अयोर्टिक वाल्व के साथ एसोसिएटेड है, ठीक हो गया। देन कम्स विलियम्स सिंड्रोम, ये एक न्यू सिंड्रोम है जो आपने याद रखना है कि एएस के साथ एसोसिएटेड, यानी अयोर्टिक स्टेनोसिस अगर हो जाए ना वाल्व के ऊपर सुप्रावेल्वुलर, तो तब जो है ना आपके पास क्या होता है, आपके पास विलियम सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। देन कम्स 22q11 सिंड्रोम, ये भी मैंने पीछे बताया था कि इसकी एसोसिएशन जो है वो टॉफ के साथ है, ठीक हो गया, और ट्रंकस आर्टेरियोसिस के साथ है, टीटी दोनों टीटीज हैं 22q11 में, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट करते हैं अपना टॉपिक विच इज़ हाइपरटेंशन। अच्छा, नाउ हाइपरटेंशन के बारे में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले ये होता क्या, ठीक है, अगर आपके पास पेशेंट के अंदर परसिस्टेंटली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि आप तकरीबन 3 से 4 दिन चेक करते हैं, परसिस्टेंटली आपके पास और बीडी में चेक कर रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम। जो सिस्टोलिक ऊपर वाला है ना वो 130 के बराबर या उससे ज़्यादा है, और जो नीचे वाला डायस्टोलिक है ना वो आपके पास 80 है उसके बराबर या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ वैल्यूज़ है ना ये याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स कुछ होता है, अगर बंदे की एज ज़्यादा हो जाए, ओबेसिटी, डायबिटीज़, फिजिकल वो इनएक्टिव है फिजिकली, ठीक है, सोडियम ज़्यादा ले रहा है, डाइट में अल्कोहल ज़्यादा पी रहा है, ठीक है, स्मोकिंग करता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव अगर बीपी की, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक लोगों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाइट, एंड देन एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एशियन पॉपुलेशन, ठीक है। यानी हम लोग एशियंस हैं ना, तो हम लोगों के अंदर थोड़े से कम चांसेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाइट एंड देन ब्लैक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास इसकी फीचर्स क्या क्या आ रहे होते हैं। फीचर्स ये होते हैं कि 90% ऑफ द हाइपरटेंशन इज प्राइमरी, यानी कि एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड रिलेटेड टू दैट ऑफ इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीज टीपीआर, ठीक है। एसेंशियल हाइपरटेंशन वो होती है जो आपको जिसका कॉज पता नहीं होता, 90% वही होती है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से होती है, ठीक है। जो बाकी 10% बच जाती है ना वो सेकेंडरी होती है, और सेकेंडरी कॉजेज में भी जो मोस्ट कॉमन होता है ना वो आपको रीनोवैस्कुलर कॉजेज होती है, यानी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया बंदे के अंदर, ठीक है। या और क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया जो फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है ये कॉज, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिंग ऑफ बीड्स वाला साइन दिख रहा होता है रीनल आर्टरी का। रीनल आर्टरी को हम जब एग्जामिन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप तो हमें कैसा दिख रहा होता है, एक स्ट्रिंग है जिसके ऊपर उसके ऊपर बीड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे दिख रही होती है रीनल आर्टरी, ठीक है। और ये फीमेल्स में मैंने बता दिया, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है, ठीक है। और क्या कॉज है इसका, और जो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें भी कॉमन होता है। क्यों, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हुआ, उसने सोडियम की रिटेंशन कराई, ठीक है, बॉडी के अंदर सोडियम रिटेंशन जब ज़्यादा हुई, इसके अलावा जो है ना और क्या होता है, मैक्यूलर डेंसा को सिग्नल जाते हैं सोडियम ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है ना ये पूरा सिस्टम जब एक्टिवेट हो गया था रास का, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जो प्राइमरी वाला होता है ना, ठीक है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उसने सोडियम को रिटेन कराया है ना, और साथ साथ वाटर को भी रिटेन कराया है। वाटर को रिटेन कराने से उसके अंदर क्या हो गया, बीपी, हाइपरटेंशन करा दिया उसने। और इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, ये आपको कॉजेज़ पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है कि फ़र्क, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क, अर्जेंसी और इमरजेंसी, ठीक है। अब ये मैंने इस तरह याद रखे, देखिए इमरजेंसी हो गई है, ठीक है। इमरजेंसी में क्या होगा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन पे पहुंच गया बंदा, ठीक है, इमरजेंसी वाली कंडीशन है, ठीक है। उसमें ये है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, और इसमें ये होता है कि आपके पास एंड ऑर्गन डैमेज भी होना शुरू हो जाता होता है, ठीक है। इमरजेंसी वो होती है ना कि जब बंदे को ईआर में लेके आए तो बहुत सीवियर उसकी कंडीशन होती है, तो ऐसे याद रखें कि उसका जो है ना अब तो ऑर्गन डैमेज भी होना शुरू हो गया। जब एंड ऑर्गन डैमेज के साथ पॉजिटिव होता है बंदा तो फिर इमरजेंसी होती है। लेकिन उससे लेस फॉर्म है अर्जेंसी, यानी कि अभी ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ लेकिन ये कि बीपी बंदे का जो है ना वो 180 ऊपर वाला और नीचे वाला 120 के बराबर या ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 180/120। तो ये आपको पता होना चाहिए बात, फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर आपको एंड ऑर्गन डैमेज कौन कौन सा हो सकता है, जैसे जो है ना दिमाग में क्या एंसेफेलोपैथी हो सकती है, बंदे को बेहोश आ सकता है, स्ट्रोक की वजह से बेहोश पड़ा आ सकता है, ठीक है, रेटिनल हेमरेजेस हो सकते हैं, और इसके अलावा एक्सीडेंट बन सकते हैं, आंखों में वही पेपिलोडीमा हो गया, ठीक है। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, हार्ट अटैक के साथ आ रहा है, हार्ट फेलियर के साथ आ रहा है बंदा, आयोटिक डाइसेक्शन के साथ आ रहा है, किडनी की इंजरी के साथ आ रहा है, ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया के साथ आ रहा है, या फिर एक्लेम्शिया के साथ आ रहा है। ये वाली कुछ ना कुछ इसकी जो है ना एंड ऑर्गन डैमेज इनमें से किसी के साथ भी अगर आ रहा है ना तो आप उसको इमरजेंसी लेबल करोगे, ठीक है। और अगर हम आर्टीरियोल्स की बात करें तो उसमें कौन से टाइप का नेक्रोसिस मिलता है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये भी पूछा जाता है कि हाइपरटेंशन में कौन सा वाला मिलता है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलता है, क्योंकि नेक्रोसिस की बहुत सारी और भी टाइप्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि हमें पता होना चाहिए कि दीज आर द प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर। तो ये आपके पास अगर किसी को हाइपरटेंशन हो तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो जाए, उसके अंदर हार्ट फेलियर हो जाए, ठीक है। ज़्यादा हाइपरटेंशन की वजह से एफिब भी हो सकता है, अयोर्टा डाइसेक्शन हो सकती है, उसके अंदर एन्यूरिज्म हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, सीकेडी हो सकता है,
ठीक है, रेटिनोपैथी हो सकती है। तो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर प्रीडिस्पोजिशन इनके साथ ज़्यादा, यानी हम इनको कॉम्प्लिकेशंस भी कह सकते हैं। और हमने किसी बंदे को हाइपरटेंशन वाला हो तो उसको डिटेल में काउंसलिंग करनी होती है कि भाई तुम्हें ये वाली सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए अपने बीपी को कंट्रोल में रखना है, मॉनिटर करना है, चार्टिंग करनी है बीपी की। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें से बतानी है कि ये सब हो सकता है, और इन सब के साथ कहीं वो प्रेजेंट तो नहीं कर रहा, फिर बहुत मसला हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट कम्स द हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया की जो है ना वो साइंस ये आपको दिख रहे होंगे कि ये डिफरेंट इमेजेस में हाइपरलिपिडीमिया। अच्छा, लिपिड जब डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, ज़ैंथोमास कहते हैं कि जब वो स्किन के अंदर डिपॉजिट होता है। ठीक है, जैसे हमारी आईलिड्स में, ठीक है, इसको हम लोग अगर आईलिड्स में हो जाए ना तो उसको हम लोग कहते हैं ज़ैंथेलिज्मा। ये देख लो, इसकी आंखों के ऊपर ऐसे करके ना पैचेस, आपको काफ़ी मरीज़ों के ना आपको देखते ही ऑब्जर्वेशन में ना आपको पता चलेगा कि इसको तो इस तरह करके जो है ना कुछ इसके आईलिड के ऊपर है लिपिड डिपोजिशन हुई है। तो दैट इज़ कॉल्ड ज़ैंथेलिस्मास। ठीक है, ज़ैंथोमा होता है कि जो टेंडन होते हैं ना उसमें अगर हो जाए ज़ैंथोमास। ठीक है, ज़ैंथोमा क्या होता है अगर टेंडन में हो जाए, यानी कि लिपिड डिपोजिशन इन द टेंडन, स्पेशली कौन सा, एक्लिस टेंडन जो हमारा होता है। ठीक है, फुट में, और इसके अलावा जो फिंगर के एक्सटेंसर्स के जो टेंडेंस होते हैं उसमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, देन कॉर्नियल आर्कस होता है, जो हमारा कॉर्निया होता है ना उसके अंदर लिपिड डिपॉजिट हो जाता होता है। ठीक है, ये ओल्डर एडल्ट में ज़्यादा होता है कॉमन। ठीक है, आर्कस सैनेलिस कहते हैं इसको, बट अपीयर्स अर्लियर इन लाइफ विद हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। लाइफ में पहले ही हो जाता है, जब उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कराते हैं तो वो उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ब्लड में ज़्यादा आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। देन कम्स एथरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ठीक है, इट इज़ ये भी बहुत हमें वैसे भी ये चीज़ें पता है, बस हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना है कि इसमें होता क्या है। ठीक है, लार्ज और मीडियम साइज मस्कुलर जो आर्टरीज होती है ना, ये उसमें होने की खतरा होता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होती है। ठीक है, और क्यों बनता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाता है। किस में बिल्डअप होता है? ट्यूनिका इंटमा में। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, ट्यूनिका इंटमा के अंदर होता है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना उसमें होता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कौन सी वेसल इन्वॉल्व होती है? जो सबसे बड़ी है। ठीक है, एब्डोमिनल अयोटा सबसे ज़्यादा कॉमनली वही इन्वॉल्व होती है एथरोस्क्लेरोसिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है? हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद कौन सी होती है? जो हमारे ये जो पोप्लीटियल आर्टरी होती है। उसके बाद कौन सी होती है? कैरोटिड आर्टरी, दिमाग की। उसके बाद यही कैरोटिड से ऊपर चले जाओ, सर्कल ऑफ विलिस, दिमाग, यानी कि पहले दिल आया बाद में दिमाग आया। ठीक है, पहले एब्डोमिनल अयोटा की सबसे पहले। ठीक है, ये तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना वो आपको याद मस्ट रहनी चाहिए, बाकी कुछ याद रहे ना रहे। ये सीक्वेंस पूरा का पूरा भी एज इट इज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले कौन? सबसे बड़ी अयोटा, वो भी कौन सा वाला? एब्डोमिनल। उसके बाद कौन सा? दिल। दिल के अंदर कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं। उसके बाद नीचे चले जाओ पाँव में, क्योंकि अभी तक ब्रेन तक पहुंचने के लिए पहले एक दफ़ा वो पॉप्लीटियल आर्टरी टांगों का हो गया। उसके बाद आ जाता है कैरोटिड आर्टरी, दिमाग का, दिमाग के आगे कंटिन्यू हो गया सर्कल ऑफ विलिस, उसने बना दिया। ठीक हो गया। तो ये हो गया निमोनिक्स। वैसे ये वाला ऐसा मतलब याद नहीं रहता, तो इस तरह याद रहेगा जैसे मैंने बताया। फिर रिस्क फैक्टर्स को कुछ मॉडिफाई हम कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को बीपी का मसला है, उसको लिपिड्स ख़राब आ रहे हैं, डिसलिपिडीमिया आ रही है, यानी एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, एचडीएल कम आ रहा है, शुगर का मसला है, स्मोकिंग करता है, तो उसको तो हम ठीक कर सकते हैं ना। हम उसको कह सकते हैं ये सारी चीज़ें वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वो सबसे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल जो हम नहीं ठीक कर सकते, उसमें उसकी उम्र है। ठीक है, उम्र को हम नहीं बदल सकते, वो मेल सेक्स में ज़्यादा कॉमन है तो उसको भी नहीं बदल सकते। पोस्ट मेनोपॉजल जो स्टेट होती है उसमें ये एथरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर किसी बंदे की फैमिली में ये हिस्ट्री है तो हम उसको नहीं बदल सकते। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कि इसमें अंदर सिम्टम्स क्या क्या आ रहे होते हैं। बंदे को एंजाइना होता है, मतलब चेस्ट पेन हो रही होती है। ठीक है, उसको क्लॉडिकेशन यानी चलते हुए पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, क्योंकि पाँव की जो आर्टरीज होती हैं जैसे पोप्लीटेड आर्टरी, उसमें वो बन गया, क्लॉट बन गया। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा होता। ठीक है, आगे ये किस चीज़ को आगे प्रोग्रेस कर सकती है? अच्छा, इसमें ना असल में होता कि इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, इन्फ्लेमेशन होती है। अब इसका जो पूरा प्रोसेस है वो यही है कि एंडोथीलियम, में पता है हमेशा से कि एंडोथीलियल सेल की डिसफंक्शनिंग होती है। अच्छा, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि क्या पहला स्टेप होता है? एंडोथीलियल सेल की डिसफंक्शनिंग होती है। ठीक है, जब वो हुए ना तो वहाँ पे मैक्रोफेजेस और एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स आ गई। ठीक है, उन्होंने मिलकर फोम सेल बना दिया है। फोम सेल्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या बन गया? ये आप देख रहे हैं इमेज में, ज़्यादा मज़े का दिख रहा है। एलडीएल लेडन मैक्रोफेजेस आए हैं। ठीक है, इन्होंने ना ये फोम सेल्स से बना दिए। ठीक है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है, और इस चीज़ को हम लोग ना एक फैटी स्ट्रीक्स कहते हैं। ये फिर आहिस्ता समझ के एक स्ट्रीक बना देते हैं, फैटी स्ट्रीक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इधर ना स्मूथ मसल्स भी अब आना शुरू हो गया, माइग्रेट करना शुरू हो गया। ठीक है, और स्मूथ मसल्स आ रहे हैं, प्रोलिफरेशन हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी डिपॉजिट होना शुरू हो गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से एक फाइब्रस सा पक्का वाला प्लाग बन गया। ठीक हो गया, ये कॉम्प्लेक्स एथिरोमा इसको बोलते हैं, और ये आगे जाके इसमें कैल्शियम अगर आ जाता होता है तो वो भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से तो वो कैल्सिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, बाकी इसकी वजह से आगे फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे क्लॉट बनेगा वहाँ आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, तो आगे इस्कीमिया इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो जगह बड़ी होकर एन्यूरिज्म बना सकती है, ठीक है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, जैसे मैंने बताया कि टांगों में अगर बना पोप्लीटियल आर्टरी में पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, इसकी वजह से क्लॉडिकेशन पेशेंट को होती है, ठीक हो गया। इसके बाद वही थ्रोम्बोसिस होगी, वहाँ से थ्रोम्बस डिसलॉज कर गया और उसने जाके एम्बुलेंस किसी और जगह पे जाके लॉज कर दिया, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।